आज हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल और उसकी पृष्ठभूमि में कुछ टॉपिक्स, यानी कि जो क्रियाएं हैं जो कि हमारे विश्व के अर्थ संचय के लिए हम जो क्रियाएं करते हैं, मानव सभ्यता जो क्रियाएं करती चली आई हैं अर्थ संचय के लिए, अपनी जीविका के लिए, उसको आज हम क्लास में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। और प्रिमिटिव सोसाइटी के अंडर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि पहले के लोग किस तरीके के आर्थिक क्रियाओं को किया करते थे और आज के समाज में कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो प्रमुख तौर पे की जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज लिए हैं एक फ्रेम पे, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्या आर्थिक भूगोल के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, हम पढ़ने वाले हैं परिवहन और संचार को, हम कृषि क्षेत्र को और अच्छे से पढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र में अगर जो आर्थिक कह सकते हैं कि अर्थ में सबसे ज़्यादा निपुण है तो वो है आपका रोपण कृषि या रोपण खेती। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, कितने सारे प्रक्रियाओं जो है वो विनिर्माण संपूर्ण होता है। फिर हम सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे, नेतृत्वीय प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है। सर्विस सेक्टर के आयामों को समझेंगे। तो ये सब हमारे आर्थिक भूगोल का हिस्सा रहने वाला है, जो कि आपके संसाधन वितरण और संसाधन के वितरण के साथ संसाधन के सतत उपयोग और विकास के बारे में मुख्यतः बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्लाइड जो हम देख रहे हैं उसमें क्या है, तो आइए देखते हैं। मानव द्वारा किए जाने वाले कार्य, ठीक है, इनको भागों में बांटा गया है। ठीक। तो मानव के वो कार्यकलाप जिससे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि जिस भी किसी चीज से हम पैसे कमा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारी जीविका के लिए आज का जो टाइम है, आज का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, उसमें मॉनेटरी यूनिट जो है सबसे जरूरी चीज है हमारी जीविका के संचालन के लिए, तो उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इन्हीं कार्यों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित करता है। ठीक है। इन कार्यों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। हाँ, प्राथमिकी की क्रियाएं, यह क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। यानी कि प्राथमिकी यानी पहली क्रिया जो आज से नहीं चल रही है, आदिकाल मानव सभ्यता से ही ये प्राथमिकी की क्रियाएं चल रही हैं। इसके साथ जो है सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज जुड़ी हैं। लेकिन हम मानव सभ्यता के जब भी इतिहास को खंगोलेंगे तो हमें सबसे पहली चीज जो दिखती है, जो आज भी हो रही है, वो है प्राथमिकी क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज। और इन क्रियाओं के बिना हम अपना जीवन यापन सोच नहीं सकते। यानी कि बाकी सब सेक्टर्स के बिना तो सोच भी सकते हैं, लेकिन इसके बिना हम अपनी जिंदगी नहीं सोच सकते। ठीक है। तो यह क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। यानी यह क्रियाएं जो भी हैं प्राथमिकी क्रियाओं में, हम जो कुछ भी ले रहे हैं, जो कुछ भी हम खनन कर रहे हैं, वो सब का प्राथमिक क्या है, तो प्राथमिक हमारी पृथ्वी है ना। इसीलिए पृथ्वी से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं अपने अर्थ संचय के लिए, अपने खाद्य सुरक्षा के लिए, वो सब जो है प्राथमिक क्रियाओं का भाग है। इसमें क्या है, तो आखेट यानी जो भेड़ बकरियां हैं उनको रखना, गायों को रखना। ठीक है। तो वो हो गया। फिर भोजन संग्रह है, पशुचरण है, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन के कार्य सम्मिलित है। ठीक है। इसमें हथियारों का बनाना, पत्थरों से, लौह से। तो प्राथमिकी कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण इनको लाल कॉलर श्रमिक, यह क्या कहलाते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, रेड कॉलर लेबरर्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड कॉलर लेबरर्स है। मेरे पिताजी भी जो है वो क्या है, रेड कॉलर लेबरर है, रेड कॉलर सर्विसेज में है। वो भी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है माइनिंग के, जो कि
प्राथमिकी क्रियाओं के खनन या उत्पादन में अपना जो श्रम है वो दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो इसको भी बांट दिया गया है, यानी गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते हम, क्यों, क्योंकि वहाँ सिंचाई की क्रियाएं जो हैं वो उतनी ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, पशुओं का आखेट कर अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे कंदमूल खाते हैं, यानी नोमैड्स होते हैं वो बेसिकली। ठीक है, वो बहुत सारे भेड़ बकरियों के साथ चलते हैं, उन्हीं के से जुटी हुई सामग्रियों को वो खरीद बेच करते हैं और उससे उनका जीवन यापन यानी अर्थ जो है वो चलता है। अब ये तो हो गया गर्म क्षेत्रों में। तटवर्ती यानी जहाँ पे समुद्र है, नदियां हैं, उन क्षेत्रों में लोग क्या है, मत्स्य पालन और उनके भोजन में निपुण हो गए। भोजन संग्रह में विश्व को 2 भागों में भी बांट दिया गया। ठीक है, उच्च अक्षांश जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली है, यहाँ पे भी एक अन्य प्रकार का भोजन संग्रह प्रणाली काम करता है। और नीचे है निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग है। और यह वह क्षेत्र है जहां पर क्या है, वर्षा अधिक है। ठीक, तो सिंचाई उपयुक्त है यह क्षेत्र। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगी धान की खेती। है ना, और उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में क्या होगा, तो ये त्रिकोण है, खेती जो है यह उच्च अक्षांशीय वाले क्षेत्र में होगी। ठीक, तो आगे अब हम लोग आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में भी कृषि के बारे में बात करेंगे, अभी पहले हम लोग सारा कुछ देख लें इसके बाद। तो प्राथमिकी क्रिया में जो एक पहला चीज जो कि जब कह सकते हैं कि आप बहुत विशाल क्षेत्र में कृषि यानी खेती, कल्टीवेशन का जो पूरा कल्चर है, कल्टीवेशन में भी क्या, तो खेती, जब खेती विस्तार नहीं हुआ था, यानी आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में था लेकिन इतना विस्तार नहीं हुआ था। कारण कि क्या, कारण है कि निश्चयवाद संभव बाद में नहीं बदला था, जो भी हम डिटर्मिनेंट्स हमारे पास थे वो हम पॉसिबल नहीं कर पाए थे, है ना। तो विश्व के प्रारूप में हम खेती को बहुत जगहों पे फैला हुआ नहीं पाते हैं। तब पशु संचारण जो है यह एक प्राथमिकी क्रिया का सबसे पहला कह सकते हैं मोड था। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हाँ, पशुपालन, एक मिनट, पशुपालन में पहले है आपका चलवासी और दूसरा है वाणिज्य पशुपालन। ठीक है, तो चलवासी पशुपालन जो है प्राचीन सभ्यताओं से चलता आ रहा है, यानी कि लोग जो है वो अपने पशुओं को लेकर चला करते थे। है ना, यह निर्वाह व्यवसाय था, निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह, सब्सिस्टेंस का व्यवसाय था, ये वाणिज्य नहीं था, ट्रेड या कॉमर्स या बिजनेस नहीं था, अपने सब्सिस्टेंस का व्यवसाय था, जिसमें पशुचारण अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार स्थानांतरित होते रहते थे। भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर, बकरवाल, गड्डी, भूटिया लोग चलवासी पशुचारण समूह हैं। यह क्रिया बस्तियों के निर्माण, राजनीतिक सीमाओं, आर्थिक अवसर के विकास के साथ घट रही है, यानी पहले उतने आर्थिक अवसर के विकास नहीं हुए थे तो लोग जो हैं उस क्षेत्र के चलवासी पशुचारण
में सम्मिलित थे। लेकिन चूंकि अब आर्थिक अवसर बहुत अधिक हैं, शहरों का नवीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, राजनीतिक बॉर्डर्स हैं, और दूसरा है कि बस्तियों के निर्माण पे भी सरकार जो है वह काम कर रही है। क्यों? जिससे कि संसाधनों को जो है एक जगह पे एकत्रित करके रखा जा सके। तो इस कारण बस चलवासी पशुचारण जो है अब बहुत हद तक घट चुका है। ये हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी हमें कह सकते हैं आपकी चलवासी सभ्यताएं देखने को मिलती हैं भारत में, है ना। तो जैसे कि हम बंजारा देखते हैं, बंजारा समुदाय, ठीक है। इसके साथ ही हमें दिखता है कौन? हमें दिखता है तंबू कल्चर, जिसमें कि टेंट सेटलर्स आते हैं। कभी कभी थोड़े टाइम के लिए आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि अपना तंबू गाड़ा, 2-3 महीने रहे, फिर अपना तंबू उठाकर ले गए। तो इस तरह के लोग आज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो एक अनुपात आज से 100, 150, 200 साल पहले था वो अब घटकर कम हो गया है। दूसरा है वाणिज्य पशुपालन। आज यदि आप एग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या आप और भी कह सकते हैं कि फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जिसमें कि वाणिज्य पशुपालन में सबसे ज्यादा यहाँ पे मैंने मिल्क इंडस्ट्री दिखा है, डेयरी फार्मिंग, जिसमें कि क्या है, गाय और भैंसों को एक साथ बहुत बड़े पैमाने पे रखा जाता है दूध उत्पादन के लिए, ठीक है, जिसको कि भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन, सफेद क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये भी किसका भाग है? ये भाग है आपके वाणिज्य पशुपालन का। एक और क्रांति है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। ये गुलाबी क्रांति है आपके मीट एक्सपोर्ट्स के लिए, मटन, चिकन, बीफ, पॉर्क, ये सारे जो भी आपके मीट कल्चर का भाग है, आपके एडिबल कल्चर का भाग है, उसके प्रोडक्शन के बढ़त के लिए जो गुलाबी क्रांति का इंट्रोडक्शन भारत में भी हुआ, वो सब जो है वाणिज्य पशुपालन है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है वाणिज्य से, है ना, से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका जो विख्यात स्वरूप है वो देखने को मिलता है बिजनेस मॉडल पे। आज के टाइम पे आप अगर बिजनेस करना चाहें तो पोल्ट्री फार्मिंग कह सकते हैं कि एक कैसा बिजनेस है, एक प्रॉफिट रेकरिंग या इनकरिंग बिजनेस हो सकता है आपके लिए, जहां पे पोल्ट्री फार्मिंग आपके गांव के क्षेत्र में, सूर दूर में नहीं हो, वहां पर, ठीक। तो यह अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। कहाँ से आ रहा है ये कल्चर? ये कल्चर वेस्ट से आ रहा है, जहां पर मीट ईटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, पॉर्क ईटिंग, बीफ ईटिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो वहां पे लोगों ने इसकी फार्मिंग ही शुरू कर दी। प्लस मिल्क इंडस्ट्री, यानी दूध और दूध संबंधी जो उत्पाद हैं उसका जरूरत आज भारत के शहरों में क्या है? दूध और दूध संबंधी उत्पादक विक्रेता बहुत सारे हैं। हमें पनीर की आवश्यकता है, मिठाई के बड़े बड़े दुकानों को दूध की आवश्यकता होती है, मलाई की आवश्यकता होती है, खोए की आवश्यकता होती है, दही की आवश्यकता होती है। घरों में भी अब जो है जो दूध आ रहा है वो इन्हीं फार्मिंग के पैकेज्ड कॉन्सेप्ट में आ रहा है ना। तो यह वाणिज्य पशुपालन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस की गतिविधि में शामिल हो गया है, ठीक है। तो आज का पोल्ट्री फार्मिंग, मिल्क इंडस्ट्री, बीफ एक्सपोर्ट, बी कीपिंग इसी का भाग है, ठीक। और ये सारी चीजें कृषि हैं, मैं आपको फिर बता देती हूं। अब देखिए कि कृषि के प्रकार क्या हैं, ठीक है। निर्वाह कृषि, निर्वाह यानी कि जो जीवन यापन की कृषि होती है वो, जिसमें कोई वाणिज्य, कोई कॉमर्स नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर निर्वाह कृषि को अगर सीधे सीधा संबंध दिया जाए तो दिया जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि से, यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, ठीक। और इसमें क्या है, तो पहले क्या था, लोग कम थे, है ना। और क्या था,
क्षेत्र अधिक थे। ठीक है, इस अनुपात में क्या था, तो लोग अपने कृषि के उर्वरता के लिए किसी क्षेत्र को, मान लीजिए एक क्षेत्र में उन्होंने फसल उगाई, ठीक है, और फसल एक रीजन में उगाया, वहां पे फिर खेती समाप्त की, फिर ये कहाँ चले गए, फिर ये बी क्षेत्र में चले गए, है ना, वहां फसल उगाने। ठीक है, और जो ए क्षेत्र में फसल उगाया था उसको फिर छोड़ दिया ऐसे ही। ठीक, संसाधनों का अत्यधिक उपलब्धता उस दौरान में था, और इसी ने आदिकालीन निर्वाह कृषि को दिया स्थानांतरणशील कृषि, यानी स्थान बदल लेना, है ना, ये दिया। ठीक है, स्थानांतरण ये दिया, और जिस कारण से क्या है कि यह कृषि जो है उन क्षेत्रों में ज्यादा फला फूला जहां पर लोग कम और क्षेत्र फर्टाइल उर्वरक क्षेत्र जो थे वो बहुत अधिक थे, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आज भी कहीं ना कहीं जो वहाँ के ट्राइब्स और एथनिक कम्युनिटी के लोग हैं वह स्थानांतरणशील कृषि को करते हैं, जैसे, और इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स के सवाल है ये इनके नाम, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। झूमिंग जो है भारत के पूर्वी उत्तर राज्यों में कहा जाता है, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। हाँ, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया इंडोनेशिया में लडांग कहा जाता है, और भी कई कई इलाकों में इसके अलग अलग नाम हैं। ये आपको खोजना है कि क्या क्या नाम किन किन इलाकों में जो है स्थानांतरणशील कृषि को, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है। और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी शिफ्ट हो गए हम, पॉइंट ए से पॉइंट बी में शिफ्ट हो जाना। ठीक, चलिए तो हम आगे देखते हैं अब। हाँ, यहां पे है, हमने क्या कहा, हमने एकदम आदिकालीन निर्वाह कृषि के प्रकार को देखा जिसमें भारत भी सम्मिलित है। अब एक और निर्वाह प्रकार की कृषि है, गहन, मतलब यहाँ पे स्थानांतरण नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं वो एक जमीन के टुकड़े पर ही क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये खेती भी किस लिए है, ये खेती है पारिवारिक उपभोग के लिए, है ना, इसमें भी क्या है, वाणिज्य नहीं है। यह भी खेती जो है वो पारिवारिक उपभोग के लिए किया जा रहा है, लेकिन स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। भारत में यह जो प्रकार है ना गहन निर्वाह कृषि, यह मुख्य प्रकार है भारत में। भारत के कृषि दर्शन में यह प्रकार मुख्य है। ठीक है, आज भी लोग जो है वो किस लिए खेती करते हैं, भारत में आज भी लोग इसलिए करते हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो इसमें भी दो प्रकार हैं, गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं, चावल प्रधान और चावल रहित। यानी गहन कृषि में भी, निर्वाह में भी एक निर्वाह
क्षेत्र वह है, एक सबसिस्टेंस क्षेत्र वह है जहाँ पे लोग चावल को उगा रहे हैं अपने भरण पोषण के लिए, और एक जगह वह है जहाँ चावल नहीं उग सकता है क्योंकि उसके समान उसके कृषि या उसकी खेती के लिए जो भी कारक मौजूद होने चाहिए वहाँ नहीं है। तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, जो कि आपके एशिया के उच्चावच यानी कि टोपोग्राफिकल चेंज की वजह से जलवायु मृदा के कारण धान के अलावा की खेती के साथ निर्वाह करती है, जिसमें क्या है उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, दक्षिणी एवं पश्चिमी सूक्ष्म में ज्वार को उगाया जाता है। और धान कहाँ उगाया जाता है? तो वहां जहाँ पे अधिक वर्षा का क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, फिलीपींस है, आपका सिंगापुर है, जापान है, उत्तरी पूर्वोत्तर में है ना, इन क्षेत्रों में जो है चावल की खेती की जाती है। ये आपके वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन यानी चावल रहित गहन निर्वाह खेती का यहाँ पे आपको एक स्वरूप देखने को मिलेगा। देखिए उत्तरी चीन, मंचूरिया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है उत्तरी अमेरिका और कनाडा में भी क्या है तो गेहूं की खेती हो रही है। यहाँ पे भी ज्वार और गेहूं की खेती आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया में भी आपको गेहूं की खेती देखने को मिलेगी। इस बेल्ट में देखने को क्या मिलेगा? इस बेल्ट में मिलेगा धान या ऐसे निर्वाह के कृषि उत्पादन जो कि अत्यधिक सिंचाई और अत्यधिक जल की जिनको आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर है धान की खेती, है ना, हमें भी प्राथमिक क्रियाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी दो मैप्स हैं जो मैंने दिखाए। धान की खेती का क्षेत्र ये देखिए यहाँ पर है, मुख्यतः थोड़ा बहुत मध्य अमेरिका और दक्षिणी मध्य अमेरिका में आपको धान की खेती जो है वो देखने को मिलेगी। ज्वार बाजरा की खेती आपको बहुत विस्तृत तौर पर दिखती है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को क्या किया, 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया, क्योंकि जो हम अगर विस्तृत तौर पर खेती के मुआयने को देखें तो विश्व के हर भाग में आपको ज्वार बाजरा की खेती देखने को मिलती है, और ये आज के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में बहुत ज्यादा मददगार हो सकती है जलवायु के निरंतर परिवर्तन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर औपनिवेशिक कृषि है, इसको पढ़ने के बाद हम भारत के संदर्भ में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि हमने कृषि संबंधी समस्याओं को भारत के स्वरूप में देख लिया है, लेकिन कृषि संसाधन के रूप में किस तरीके से जो है भारत की जमीनों को बांटा गया है वो भी आज हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो रोपण कृषि, अब यहाँ पर एक और प्रकार है कृषि का, हाँ एक और प्रकार है औपनिवेशिक कृषि ने विश्व को लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली दी। लाभोन्मुख मतलब लाभ वाली, ठीक है, यानी कि तुरंत उस खेती से आपको लाभ मुहैया हो जाएगा। तो वो एक तरह का था प्लांट करना, रोपना, है ना, प्लांटेशन करना। तो यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, नील एवं अनानास के पौधे लगवाए। जब हम संसाधन वितरण की बात करेंगे, वैश्विक संसाधन वितरण की, जो कि परसों की कक्षा होगी मेरे ख्याल से, तो वैश्विक संसाधन पर जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि विश्व की खेती के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर ये सारे जो रोपण कृषि प्रणाली है वो कहाँ कहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है, इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इस कृषि में आकार बहुत विस्तृत होता है, यानी कि बड़े बड़े खेतों में आपको दूर तक क्या दिखेगा, तो एक तरह का ही पौधा दिखेगा। अगर आप दार्जिलिंग जाएं, वहां के चाय के बागानों को देखें तो दूर तक आपको कोई और खेती नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ क्या दिखेगा, तो लंबी चाय की बागानें ही देखने को मिलेगी। और पूंजी निवेश में इसमें क्या है, अधिक है। तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का भी जो है अनुसरण ज्यादा होता है। ठीक है,
यह एक फसली कृषि है जिसमें कि एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है, यानी उसी पर ही पूरा पूरा केंद्र जो है, यानी कि 4 अलग अलग पौधों को ना उगाकर साल में उसी पर केंद्रित होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में देखा जाता है जो कि उसके जलवायु के लिए अनुकूल हो तथा श्रमिक जो है वह कम पैसों में मिल सके। यातायात को भी दुरुस्त किया जाता है और बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो जहां पर भी प्लांटेशन का निर्माण किया जाता है वहां से रोड का निर्माण, रेल का यानी परिवहन और संचार का निर्माण भी बहुत सुदूर किया जाता है ताकि वहां से बाजार की दूरी जो है वह घट सके। तो ब्रितानियों ने भारत, इंडोनेशिया में ये जो बगाने हैं, इन बगानों के कल्चर का निर्माण अपने समय में किया। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोका के पौधों को लगाए। ब्रिटिशर्स ने भारत एवं लंका में चाय के बगान, मलेशिया में रबड़ के बाग, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग को विकसित किया। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बगान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय में गन्ने की कृषि ने रोजगार सुनिश्चित किया गया। तो ये आपके रोपण कृषि के कुछ रोचक तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब भारत के संदर्भ में रोपण कृषि कहाँ कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है जहाँ पे चाय के बगान है ना, कुर्ग में है कर्नाटका में जहाँ कॉफी और मसाले के बगान हैं, पंचमढ़ी में है रोपण कृषि देखने को मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, अब है आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज खेती। ये भी कहते हैं कि पश्चिम से विश्व में ली गई खेती है। ठीक है, क्योंकि चूंकि आप सबको पता है कि औद्योगिक क्रांति जो है वो यूरोप में हुई और यूरोप के साथ साथ अमेरिका के साथ भी वो बहुत ज़्यादा प्रभाव में रही। तो जितने भी प्रथम या शुरुआती दौर के जो भी रॉ मटेरियल्स थे, कच्चा माल था, उसके उत्पादन को सुदूर बनाने के लिए पश्चिम के खेतों को इस तरीके से नवीकरण किया गया कि वह वाणिज्य के तरफ झुक जाए और वाणिज्य के प्रकार को अपना ले। और वहाँ की कृषि आपको बहुत पहले से ही वाणिज्य से जुड़ी हुई दिखती है, जो कि आज हम भारत के पंजाब हरियाणा का एक स्वरूप देख पाते हैं या पश्चिमी यूपी का। यहाँ पे भी खेत जो हैं लंबे हैं, बड़े बड़े किसान हैं जो बहुत लंबा लंबा जमीन का क्षेत्रफल जोत रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा पूरा प्रावधान आपको बहुत पहले ही पश्चिमी भागों में विश्व के देखने को मिलती है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल है गेहूं, यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती हैं, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र है, पानी कमी होगी और पानी की कमी में ये सारी फसलें बहुत अच्छे से उगाई जाती हैं। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। पहला, आकार बड़ा है। यह खेत जोतने में फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों के दान, यानी कि सब चीजों में क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, मैकेनाइजेशन है, मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हेक्टेयर हो सकता है कम हो, लेकिन पर पर्सन जो है प्रोडक्शन वो अधिक है। व्यापक वाणिज्य अनाज कृषि, इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज में है, यानी यूरोप और यूरेशिया के स्टेपीज में देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे पहला जहाँ पे काला डॉट है, उत्तरी अमेरिका के प्रेगीज में है, प्रेगीज क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वेल्स ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में देखने को मिल रहा है और कैंटरबरी के दान में, ठीक है, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो ये वह क्षेत्र है जहां पे वाणिज्य कृषि का विस्तार हुआ, कारण कि वहां पर जो एक आप कह सकते हैं जलवायु है वो कैसी है, तो वहां पे जलवायु ही स्टेपी या सवाना कल्चर की है, जहां पे कि कोई भी चीज माटी की उर्वरता के कारण जल्दी प्रोड्यूस की जा सकती है, उगाई जा सकती है। तो विश्व में ऐसे समांतर से क्षेत्र वाले जगहों पर आपको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि बहुत ज्यादा फैली हुई मिलेगी। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत के कृषि संसाधन पर, क्योंकि चूंकि हम दोनों मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल को विश्व और भारत के प्रारूप से देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यदि अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि कृषि भारत में भी एक संसाधन के रूप में है। है ना। अब चूंकि हम संसाधन पर बात कर रहे हैं, संसाधन पर आगे की क्लासेस में भी हम बात करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा पॉइंटर सिलेबस लाइन है। तो कृषि इसीलिए संसाधन है क्योंकि कृषि जो है वो प्राथमिक प्राथमिक आपूर्ति को पूरी करता है। ठीक है, ये कैसे प्राथमिक आपूर्ति को पूरी करता है? तो सबसे पहले अगर हमें कुछ चाहिए तो चाहिए खाद्य सुरक्षा, है ना। और क्या चाहिए? चाहिए सूत, धागा, जिससे कि अपने लिए हम कपड़ा बुन सके। तो जब हम प्रिमिटिव को देखें, यानी एकदम ही प्रिमिटिव देखें, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए खाद्य सुरक्षा, नंबर एक। नंबर दो क्या चाहिए? हमें चाहिए सूत, कपास, जिससे कि हम क्या करेंगे? कपड़े का निर्माण करेंगे। हमें चाहिए क्या? ऊन, है ना, जिससे कि हम स्वेटर का निर्माण करेंगे। और हमें क्या चाहिए? बताइए, खाद्य सुरक्षा हुआ, ऊन हुआ, और किस चीज की आवश्यकता हमें पड़ेगी? तो हमें पड़ेगी उसके बाद मक्खन, फिर तिलहन, दलहन, फिर जड़ी बूटी, मसाले। तो ये सारे जितने भी हमारे पास संसाधन आ रहे हैं, जो जीवन यापन के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, और उसके साथ जानवर जिन पे हम सामान लाद सके, ये सब जो है भारत के कृषि का भी एक अभिन्न भाग है। और इसीलिए ये क्या है? ये संसाधन है ना। तो भारत की कृषि के वर्गीकरण, यानी भू उपयोग, लैंड यूज के वर्गीकरण को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से भारत में भू उपयोग को वर्गित किया गया है। तो सबसे पहला वर्गीकरण जो हमें देखने को मिलेगा, भारत में भू उपयोग का वर्गीकरण। तो पहला है वन। ठीक है, पहला उपयोग, क्योंकि हमें पता है कि अत्यधिक क्षेत्र जो है वह
वन में सम्मिलित है। तो पहला भू उपयोग जो कि सबसे अधिक आवश्यक है वह है वन के अधीन क्षेत्र। ठीक है, तो वन के अधीन क्षेत्र में मैंने बताया था कि किसी भी राष्ट्र का 33% जो भाग है वो वनों में अधीन होना चाहिए, और सरकार द्वारा वर्गित वन क्षेत्र को सीमांकन किया गया है, उसको घेर दिया गया है, जो कि जिस कारण सीमांकन करने के बाद वह सुरक्षित रहे। दूसरा है बंजर व व्यर्थ भूमि। ठीक है, दूसरा जो वर्गीकरण है भू उपयोग में, तो ये जो बंजर और कह सकते हैं व्यर्थ भूमि है, वेस्ट लैंड है, इस भूमि के मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि भारत सरकार की मैनेजमेंट जो है अभी भी इस संदर्भ में थोड़ी सी क्या है, वीक है या ढीली पड़ी हुई है। कारण कि बंजर या व्यर्थ भूमि ऐसे ही पड़ी हुई क्या होगी, उसका कमर्शियल यूज हो सकता है, वाणिज्यिक यूज हो सकता है, वहां कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, या उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, पुनर्नवनिर्माण करके। जैसे इंदौर का एग्जाम्पल दिया था, हम वनों के निर्माण के साथ हम उसे संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो वर्गीकरण है वो भू उपयोग का है, जैसे पहाड़ी, मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, खड्डर या खड्डे वाले क्षेत्र, ये आपके उन क्षेत्रों में है जो कि बंजर पड़े हुए हैं। अब गैर कृषि, तीसरा जो वर्गीकरण है, क्या है तीसरा वर्गीकरण? गैर कृषि क्षेत्र, यानी कि भारत में समुचित उपयोग में आने वाले लैंड या जमीन जो है वो सिर्फ कृषि के लिए नहीं है, है ना। तो कृषि के साथ क्या है, घर और रोड, ठीक है, अस्पताल, इन सब के साथ जो है जहां पे कृषि नहीं, अब जैसे जहां पर गौचर हो रहा हो, गाय चरती है ना, आपको दिखता होगा कि बहुत सपाट जो भूमि है उसमें सिर्फ घास उगी हुई है, वहां पे कृषि का कोई काम नहीं हो रहा गांव में, तो वो एक कोऑपरेटिव लैंड होता है, सरकारी जमीन होती है, समूचे गांव की होती है, जिस पर की गाय चर रही हैं। ठीक, उसको भू उपयोग में इस तरीके से सम्मिलित किया जाता है कि जहाँ पे गायों को छोड़ दिया जाए, या इन तरह के भवनों का निर्माण किया जाए, दुकानों का निर्माण किया जाए, रोड्स का निर्माण किया जाए, तो ये है जिसमें कृषि ना हो। उसके बाद है स्थायी चारागाह क्षेत्र, ये भी जहां मैंने यहाँ गौचर का बात किया उसको एक जमीन का वर्गीकरण में दे दिया गया है। स्थायी चारागाह क्षेत्र, ठीक है, यह वह क्षेत्र है जिसमें क्या है, जिसमें खेती जो है वो स्थायी रूप से की जा रही है। ठीक है, इसमें खेती नहीं, इसमें गौचर जो है वो स्थायी रूप से वहां पे चल रहे हैं, या अदर जो जानवर हैं, भेड़ बकरियां, वो जो है वो समुचित रूप से चरती हैं, इसमें भी खेती का कोई काम नहीं हो रहा है। फिर है आपका विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। विविध तरु फसलों, तरु मतलब जो पेड़ों पे लटकी हुई हो, तरु फसलों एवं वनों वाले क्षेत्र। अब आपको भारत में आम के बागान देखने को मिलते हैं, लंबे बहुत बड़े, गांव में यदि आप जाएं तो आम के बागान देखने को मिलते हैं, लीची के बागान देखने को मिलते हैं,
कटहल के बागान देखने को मिलते हैं, है ना, जामुन, शरीफा, केले, संतरे, अमरूद इत्यादि के आपको तरु फल फसलें देखने को मिलती हैं जिसमें कि लटके हुए फल हो, और ये उन क्षेत्रों में है। ठीक है, अब यहाँ पर है इसके बाद, क्योंकि ये विविध मतलब बहुत तरीके के, सबको एक ही श्रेणी में डाल दिया गया है, जितने तरु फल हैं सबको एक ही श्रेणी में डाल दिया गया है। अब है आपका कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि करने के योग्य तो है लेकिन उसमें कृषि हो नहीं रही है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। तो हमारे देश में क्या प्रथा रही है कि जिस भूमि को जहाँ पे लगातार या निरंतर कृषि की जाती है उसको कुछ समय के लिए छोड़ भी दिया जाता है अपनी उर्वरता को पुनः गहन करने के लिए। तो जिस भी किसी भूमि पर पिछले 5 वर्षों से कोई खेती नहीं हुई है उस भूमि को इस श्रेणी में डाला जाता है। ठीक, और अब क्या है, अब इसी श्रेणी में यदि अभी नया नया जुड़ा हो तो उसे हम इस भू उपयोग में डालते हैं वर्तमान परति खेती योग्य भूमि। ये एक श्रेणी है जिसमें क्या है, जो कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए जो है वो छोड़ दी गई है, कृषि उस पर नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, अब है आपका पुरातन परती भूमि, 8वां, पुरातन परती भूमि जो सालों से क्या है, बुआई नहीं हुई है, कोई खेती नहीं हुई है। और अब नवा है सबसे इंपॉर्टेंट जो है निवल बोया क्षेत्र, नेट सोन एरिया, जिसपे खेती हुई है। बोया क्षेत्र यानी एक कुल क्षेत्रफल है खेती का। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में भू उपयोग की प्रणालियां ऐसे काम करती हैं। चलिए, तो अब हम लोग अर्थव्यवस्था के केंद्र से अगर इन भू उपयोगों को बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने वेस्टलैंड्स हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है उसको एक श्रेणी में रखा गया है, उसको उस क्षेत्र के कचरा मैनेजमेंट के लिए उपयोग में लाना चाहिए, उस क्षेत्र के परिवहन और संचार को सुदूर बनाने के लिए काम में लाना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में भी उन जमीनों का इस्तेमाल करके वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे व्यवस्था के लिए उसको काम में लाना चाहिए। जो क्षेत्र कृषि के लिए पिछले 5 साल में नहीं उपयोग में लाया गया है उसकी उर्वरता को तुरंत बढ़ाने के लिए वहां ऐसे फसलों को बोना चाहिए जिन फसलों से तुरंत ही मिट्टी में नाइट्रोजन जो है वो वापस से आ सके, या वहां पे मत्स्य पालन करना चाहिए क्योंकि मछलियां क्या है, मछलियां पानी में नाइट्रोजन छोड़ती हैं, है ना। तो मत्स्य पालन से भी इन क्षेत्रों में जो है जहाँ पे आप भूमि खेती नहीं कर सकते हैं वहाँ इन प्रकार की खेतियों को इंट्रोड्यूस करके भारत के कृषि आर्थिक विकास की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और तो मधुमक्खी पालन कर लिया जाए, फलों की खेती, फूलों की खेती, मखाने की खेती। ठीक है, इस तरीके से हम जो है अपने आर्थिक विकास की तरफ बढ़ पाएंगे। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। अब है यहाँ पर एक और प्रकार मिश्रित खेती, जिस पर कि अभी मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था, बट अभी केस स्टडी लेकर हम लोग बात करेंगे। तो मिश्रित खेती वह प्रकार की खेती है जिसमें कि एक साथ 2-3 फसलों को उगाया जाता है। मिश्रित कृषि, इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन
एवं पशुपालन, दोनों इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुआं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर आय के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, सस्यवर्धन एवं अतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मिश्रित खेती में हो सकता है कि हम दो फसलों को उगाएं, एक साथ, या और पशुपालन, दोनों को साथ में करें तो भी वो किस श्रेणी में जाए? भी वह जाएगा आपके मिश्रित कृषि के श्रेणी में। इसमें एक केस स्टडी है, वो केस स्टडी क्या है? तमिलनाडु में आपको पता है कि मुख्यतः चावल की खेती होती है, तो लोगों को ऐसा लगा कि वहां की जो मृदा है उसकी उर्वरता कम हो रही है, घट हो रही है, लेकिन वो किसी भी तरह के यूरिया संबंधित पदार्थों को अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिमिटिव सॉल्यूशन खोज कर निकाला जो आदिकालीन मानव किया करते थे। क्या? तो आपको पता है तमिलनाडु भी एक तटीय इलाका है जहां पे मछली को समुद्र से उठाया जाता है। तो उन्होंने एक विशेष प्रकार की मछली को अपने खेतों में गड्ढा किया, उसमें पानी भरा, ठीक है, और मछलियों के बीज को खेत में छोड़ दिया। जब ये मछलियां बड़ी होती हैं, ठीक है, तो इनके लिए खाने का इंतजाम किया, और जब ये एक्सक्रेशन करती है यानी कि डिफिकेट करती हैं, तब इनके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट से क्या निकलता है? नाइट्रोजन निकलता है जो मिट्टी में मिलता है, और ये मिट्टी क्या हो जाती है? ये हो जाती है उर्वरक। उसके बाद धान के मौसम में जो पौधे हैं इनको यहाँ पे प्लांट कर दिया जाता है मछलियों के साथ। तो क्या होगा? मछलियां जो है वो कीड़ों को खाएगी, तो पेस्ट विडीसाइड्स का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है धान की खेती यहाँ पर सुनिश्चित की गई, और कैसे? मिश्रित कृषि के साथ, मत्स्य पालन और धान की खेती। तो ये एक केस स्टडी है जिसको कि आप मिश्रित कृषि में के संदर्भ में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग और देखें आगे। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं द्वितीयक क्रियाओं पर। ठीक है, तो द्वितीयक क्रियाओं को पढ़ने के पहले ही हम कुछ बात जो है वो भारत के संदर्भ में कर लेते हैं, भारत की कृषि को और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक और कंटेक्स्ट कि भारत में फसल ऋतुएं या भारत की कृषि ऋतु कैसी है। ठीक, इसको ऐसे हम बॉक्स बना देंगे, इस तरीके से टेबल फॉर्म में, और यहाँ पे हम लिखेंगे कृषि ऋतु और प्रमुख फसलें। ठीक है, ये आपका हो गया दक्षिण भारत, ये हो गया आपका उत्तर भारत। ठीक है, और कृषि ऋतु क्या है? तो खरीफ, कृषि, रबी कृषि। ठीक है, तो खरीफ फसल कब होती है? खरीफ फसल होती है जून से सितंबर।
जून से सितंबर। रबी कृषि कब की जाती है? तो रबी कृषि की जाती है अक्टूबर से मार्च। और इसके साथ एक और कृषि है जायद, ठीक है। ये कब की जाती है? अप्रैल से अगस्त तक, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में जो समय बचा, अवधि बची, उसमें की जाती है। तो ये कृषि ऋतु कैलेंडर में हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो खरीफ उत्तरी भारत में चावल, कपास, गन्ना, ये सारी फसलें जो हैं खरीफ समय में उत्तर भारत में उगाई जाती हैं। ज्वार, अरहर, ठीक है। और दक्षिणी भारत में क्या उगता है? चावल, मक्का, मूंगफली, ये सब। रबी, रबी के टाइम यानी कि विंटर्स मौसम में उत्तरी भारत में गेहूं, चना, तराई, सरसों, जौ। ठीक है। और दक्षिण भारत में क्या उगता है? चावल, मक्का, रागी, मूंगफली। चावल, मक्का, रागी और मूंगफली, ठीक है। जायद जो कि अप्रैल से जून तक हम देख सकते हैं, यहाँ पे खेती हो रही है अप्रैल से जून तक। तो उत्तरी भारत में क्या होगा? उत्तरी भारत में है सब्जियां, फल, चारा, ये जो है आपके इस मौसम में उत्तरी भारत में उगता है। और दक्षिण भारत में इस मौसम में क्या है? चावल, चाय, फल इत्यादि। तो ये आपके भारत की कृषि ऋतु ऐसी है, यानी इतना ज्यादा विविध आपको भारत की कृषि ऋतु ही देखने को मिलेगी। विविध है, मौसमीय भिन्नता है, ठीक है, यहाँ पे हमें भारत की कृषि के साथ देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो यहाँ पे एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से कृषि वितरण जो है वो भारत में देखा जा रहा है, ठीक है। तो खाद्यान्न उद्योग में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन भारत में कृषि उत्पादन है तो वो क्या है? भारत का कृषि उत्पादन, तो सबसे अधिक यदि हम देखें तो सबसे अधिक है चावल, क्योंकि चावल एकमात्र ऐसा स्टेपल फूड है जो कि भारत में उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही कहाँ क्षेत्रों में खाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले चावल है, तो भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है वह चावल ही खाती है। यह कृषि जो है वो मुख्यतः उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में की जाती है। भारत का कितना? 22.7% क्षेत्रफल
क्या है? तो धान उगाने के युक्त है, मुक्त नहीं है, युक्त है, ठीक है। 22.7% क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रकार के कहाँ उगाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, ठीक। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रकार की चावल की खेती होती है। उसके साथ कहाँ कहाँ हो रहा है? तो तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे आपको देखने को मिलेगा धान की खेती। हाँ, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और सारे उत्तर पूर्व के जितने राज्य हैं वहां पे आपको चावल की खेती देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्षेत्र जो हैं वो कैसे हैं? अपेक्षाकृत जहाँ पे जल वर्षा जो है वो मॉडरेट से लेकर अत्यधिक है, और ये जो है उपयुक्त है चावल की सिंचाई के लिए। अब यहाँ पे गेहूं, जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेपल फूड है भारत का, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि गेहूं आपको मैंने बताया कि वाणिज्य के पर्पस से देखें, यानी कि कमर्शियल खेती के रूप में देखें, तो वाणिज्य के पर्पस से भी बहुत प्रमुख अनाज है। तो भारत के संदर्भ में तो यह दूसरा प्रमुख अनाज है। क्योंकि चावल के बाद यदि कुछ खाते हैं हम लोग तो क्या खाते हैं? रोटी, है ना, फिर हम लोग रोटी खाते हैं। तो भारत में जैसे चावल 22.7% कुल उत्पादन करता है विश्व का, वैसे ही गेहूं का उत्पादन 12.8% है समूचे विश्व का। और आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो भारत से गेहूं उत्पादन को क्या किया गया था? रोक दिया गया। भारत से निर्यात को रोक दिया गया था गेहूं, क्योंकि उस साल गेहूं का उत्पादन घटा था हमारे यहाँ पे वर्षा अधिक हो जाने के कारण, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का दाम बढ़ रहा था। तो भारतीय बाजार में गेहूं के दाम को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर रखने के लिए गेहूं के निर्यात को रोका गया था, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? यह एक रबी ऋतु का अनाज है। अभी हमने ये ग्रीष्म ऋतु पे देखा, तो रबी ऋतु का अनाज है। और मुख्यतः ये कहाँ उगता है? ये उगता है शुष्क क्षेत्र में, ठीक है। यानी इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए जाड़ा, जब सूखा हो, है ना, आर्द्रता कम हो हवा में। तो हाँ, देश के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अभी सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश उगा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। ये 5 हैं आपके गेहूं उत्पादन के संदर्भ में। अब क्या है? ज्वार, तीसरा।
तो ये समझ पाना कि ये कौन से ग्रीष्म ऋतु का आप कह सकते हैं अनाज है। तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों का, यानी कि कुछ जगहों पर खरीफ सीजन्स में भी उगाए जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में रबी सीजन्स में भी उगाए जाते हैं ज्वार। ठीक है, और इसकी उपयोगिता क्या है? तो वैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पे वर्षा जो है वो कम है, मौसम कैसा है? शुष्क है यानी सूखा है, सूखा है। ठीक है, दूसरा कि दक्षिण व मध्य भारत में यह प्रमुख खाद्य फसल भी है ज्वार। महाराष्ट्र राज्य अकेला ऐसा है जो देश के आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। और वहां के अगर आप मील में भी देखें, महाराष्ट्र के मील में भी देखें, तो महाराष्ट्र के मील कंटेक्स्ट में भी ज्वार की रोटियां जो हैं वो आपको घरों में बनती हुई मिलेंगी। ठीक, तो वहां की प्रमुख है कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? ज्वार का। ठीक, अब क्या है इसके बाद? इसके बाद है बाजरा। तो बाजरा पश्चिम तथा उत्तरी पश्चिम के गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोया जाता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है बाजरा का? राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो भारत के राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में बाजरा की खेती सबसे ज्यादा अधिक होती है। इसको भी कैसा जलवायु चाहिए? गर्म चाहिए और शुष्क चाहिए बाजरे को भी। और ये सारे मिलेट फैमिली के ही अनाज हैं, मोटे अनाज जिसको कहा जाता है। उसके बाद है मक्का। मक्का एक चारा फसल के रूप में भी भारत में उगाया जाता है। ठीक है, और ये अर्ध शुष्क परिस्थितियों में यानी कि टेम्परेट रीजन्स में उगाया जाता है मक्का। इसको चारा फसल, चारा यानी कि गाय और भैंसों को आपको देखते होंगे ना, पिसी हुई जो मक्का, पिसा हुआ मक्का होता है वो घरों में आता है और पिसे हुए मक्के को घाटते हैं, हमारे यहाँ घट्टा कहा जाता है उसको, वो खिलाया जाता है। तो मक्का चारा फसलों की श्रेणी में आता है। ये भी क्या है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। अब है आपका, हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए मक्का के प्रमुख उत्पादक हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, और इसकी पैदावार भी अधिक होती है, यानी कम उत्पादन आप डालिए उसमें, मतलब बीज कम डालिए लेकिन उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब है दालें। भारत में दालों की श्रेणियां भी बहुत प्रकार की हैं। प्रीलिम्स के सवाल में से एक था भारत के पल्सेस पर। ठीक है, तो ये सब का वितरण आपको ध्यान में रखना है। दालें, भारत की दालें, तो क्या है कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत है दाल, है ना, और शाकाहारी भोजन का एक प्रमुख संगठक है। यानी जो लोग शाकाहारी हैं उनको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? दाल से मिल रहा है। न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन मिल रहा है आपका दाल से। में एक स्टोर एनर्जी का रूप है। ठीक है, अब तो यहां पे क्या है? हाँ, नाइट्रोजन यौगिकरण द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को भी बढ़ाने का काम क्या कर रही है? वो दालें करती हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस क्रॉप है। लेग्यूमिनस मतलब नाइट्रोजन को मिट्टी में पुनः मिश्रित करने का काम स्वतः
दाल की फसलें करती हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कैसे। तो भारत दालों के प्रमुख उत्पादक देश है, दालों का एक प्रमुख उत्पादक देश है। दक्कन पठार, मध्य पठार भागों में तथा उत्तरी पश्चिम के शुष्क भागों में देश के कुल या अधिकतर दाल जो है वह बोए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख दालें, भारत की सबसे प्रमुख खाई जाने वाली दालें कौन कौन सी हैं? चना, जो कि मेरे यहाँ उगाई जाती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र में उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बलुआ मिट्टी होती है और जिसमें उगाना आसान है। दूसरा है अरहर, तीसरी दाल है मूंग, चौथी दाल है उड़द। ठीक है, तो ये और भी अन्य प्रकार की दालें हैं जो कि भारत में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ कृषि है। कृषि में भी जो चना है, जिसको जो मुख्यतः या उस क्षेत्र में उगाई जाती है जहां वर्षा थोड़ी अधिक हो, तो मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो मध्यम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में रबी के ऋतु में बोई जाती है। यानी कि यदि हम सिर्फ चना की बात करें तो भारत के उत्तरी पश्चिमी, मध्य पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में कब उगाई जाती है? रबी सीजन में, रबी ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, जब शीत वर्षा काल होता है। ठीक है, ये आपका चना है, इसको इस टाइम पे उगाया जाता है। उसके बाद है आपका क्या? अरहर। तो हाँ, इस उत्पादक राज्य लिख सकते हैं आप यहाँ पर। उत्तर प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। इन जगहों पर उगाया जाता है आपका चने का दाल। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो थोड़ा बहुत उगाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, और महाराष्ट्र में। इन जगहों पे आपका चना उगाया जाता है। इसके बाद है अरहर। अरहर की खेती देख लेते हैं। तो अरहर देश की दूसरी प्रमुख दाल है जिसको लाल चना भी कहा जाता है। ठीक है, ये लाल चना है और इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये कहाँ पे? कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, में उगाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका अरहर है। उसके बाद है सरसों।
तो सरसों भी तिलहन में ही सम्मिलित है। दलहन के बाद छोटे छोटे जो अनाज की श्रेणियां हैं वो तिलहन की है। ठीक है, तो मूंगफली पूछा गया है प्रीलिम्स में, मूंगफली का क्षेत्र क्या है, तो यह भी शुष्क प्रदेश में उगाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इसकी पैदावार जो है वो कम है, लेकिन तमिलनाडु में इसकी पैदावार किसकी, मूंगफली की सबसे अधिक है। आप देखे होंगे कि आपके कैलेंडर में भी मूंगफली तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में वर्ष भर उगाई जाती है। ठीक है, इसीलिए वहां के खाने में भी आपको मूंगफली की चटनी है ना, उसकी मिठाइयाँ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सरसों कहाँ है, तो तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र लगभग 2%, 2.5% है, और राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग, इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का भाग, इन क्षेत्रों में सरसों का उत्पादन जो है वो देखा जाता है। लेकिन वाणिज्य के तौर पर, यानी अगर आप कृषि के वाणिज्य को देखें, क्योंकि हमें पता है कि भारत में सरसों के तेल का उत्पादन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे खाया जाता है ना। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में सरसों की खेती विस्तृत तौर पर की जाती है, क्योंकि इन पूरे क्षेत्र में सरसों के तेल को हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक है, फिर क्लास शुरू करेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, अब द्वितीय क्रियाओं के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाओं में हमने भारत के कृषि को भी कह सकते हैं कि उसका भी एक परिप्रेक्ष्य देख लिया। भारत की कृषि के संदर्भ में क्या क्या समस्याएं हैं, ये मैंने पहले ही क्लासेस में डिस्कस कर दिया है और बहुत विस्तृत तौर पर किया है। ठीक है, द्वितीय क्रियाएं यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या हैं, और सेकेंडरी एक्टिविटीज के ही दम पर औद्योगिक क्रांति आज विश्व की सबसे बड़ी चेंजिंग फॉर्मेट के रूप में हमें देखने को मिलती है, जिसने विश्व को समुचित रूप से बदल कर रख दिया है ना। उसके पहले विश्व में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती थी वो प्राथमिकी थी। द्वितीय क्रियाएं जो हैं वो होती थी लेकिन गृह यानी कि घरों के कंटेक्स्ट में होती थी। मान लीजिए आपके पास सूत है, तो सूत से आपने कपड़ा का निर्माण किया, आपने साड़ी का निर्माण किया, आपने स्कर्ट का निर्माण किया, है ना, या आपने बैग्स बनाए। लेकिन जब ये विस्तृत तौर पर होने लगी तो उसका एक नया आयाम ही हमें देखने को मिलता है, उद्योग और औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, जो कि सबसे पहले कहाँ पे आता है, सबसे पहले आता है यूरोप में, ब्रिटेन में, और उसके बाद समूचे विश्व में। तो द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य क्या है, संसाधनों का बढ़ जाता है। अब मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा गुड्स, सामान, है ना। तो इस गुड्स में आपने क्या पढ़ा होगा, इसमें आपने पढ़ा होगा फर्स्ट गुड, सेकंड गुड और फाइनल गुड। ठीक है, तो जो फाइनल गुड है उसमें जो फर्स्ट और सेकंड गुड होता है उसका मूल्य जुड़ा होता है, तभी फाइनल गुड का जो, और उसके बाद जो बनाने का सर्विस लगता है वो भी जुड़ा होता है, तभी जो फाइनल गुड है उसका दाम थोड़ा सा बढ़ा होता है ना। और उसमें डबल काउंटिंग नहीं होती है, इसीलिए फाइनल गुड को हम लोग एकदम उसकी प्राइसिंग को ठीक सटीक मानते हैं, क्योंकि सब दामों को सटीक मायने में जोड़ा जाता है। अब जैसे मैंने गेहूं की खेती की, अब मैं गेहूं को अगर बेचने के लिए जाऊं तो प्रति क्विंटल मुझे मिलेगा 2500 रुपया 1 क्विंटल का। ठीक है, यानी उसको अगर हम बांट दें 100 में तो मुझे 1 किलो गेहूं का दाम मिलेगा 25 रुपए। अगर मैं आटा खरीदने जाऊं तो मुझे 1 किलो आटे का दाम पड़ेगा
42 रुपए, यानी 1 क्विंटल आटे का दाम हो गया 4200 रुपया, यानी कि डबल में से 800 रुपया कम। अब यदि मैं बिस्किट खरीदने के लिए मार्केट में जाऊं तो मुझे 1 किलो का पैकेट जो है, यानी कि 1000 ग्राम्स का जो पैकेट है, वो मुझे मिलेगा 85 रुपए का। और अगर मैं 1 क्विंटल बिस्किट्स खरीदने के लिए जाऊं तो 8500 रुपए का। तो 2500 से हो गया 4200, 4200 से हो गया 8500, यानी गेहूं, आटा और बिस्किट, ठीक है, ये मेरा कच्चा माल था, है ना। कच्चा माल पहुंचा फैक्ट्री में, पिसाई हुई उस कच्चे माल की। उस पिसाई में क्या क्या कॉस्ट जुड़ा? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक का कॉस्ट जुड़ा, जो कि जुड़ के वहां पे मेरे आटे के दाम में जुड़ गया। पीसने का कॉस्ट और फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सब पड़ के मुझे 42 रुपए प्रति किलो आटा खरीदना पड़ा। अब ये जो आटा है ये कच्चे माल की तरह गया बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में, ठीक है। तो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में भी क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सब मिला के मुझे 85 रुपए प्रति 1 किलो बिस्किट मिला। तो यानी कुल मिलाकर ये जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है कि द्वितीय क्रियाएं जो हैं प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती हैं। यही चीज तो यहाँ पे है, गेहूं को मूल्यवान बना दिया आटा और बिस्किट बनाकर, किसने? द्वितीय क्रियाओं ने, यानी फैक्ट्रीज ने, ठीक है। तो कपास की सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, झोले बनाने में, गद्दे बनाने में किया जाता है ना। इसके उपयोग के बहुत सारे आयाम हैं। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर सकते। लोहा जो मिट्टी से निकलता है उसका कोई उपयोग नहीं है, उसको पुनः फैक्ट्री में ले जाकर मशीनों द्वारा औजार निर्मित किया जाता है, बड़े बड़े औजार बनाए जाते हैं और तब जाकर क्या है उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये सब क्रियाएं या गतिविधियां जो है वह द्वितीयक गतिविधि के यंत्र प्रणाली का एक भाग है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्र से प्राप्त हुई पदार्थों के विषय में यदि हम यह बात सत्य है, इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, अवसंरचना से और उद्योग से संबंधित है। यानी जैसे प्राथमिकी क्रियाओं को हम कहते हैं कि पृथ्वी से ही जो चीज निकली वो हमारी है, उससे संबंधित है, तो द्वितीय क्रियाएं जो हैं पृथ्वी से निकली संबंधित चीजों को किस तरीके से नव निर्माण के साथ उसका प्रारूप बदलकर उसको और मूल्यवान और उपयोगशील बनाना, ये द्वितीय प्रक्रिया का सबसे बड़ा, कह सकते हैं आप, काम है या सबसे बड़ी विशेषता है। अब द्वितीय क्रियाओं से जुड़ा हुआ है शब्द मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। ठीक है, यहाँ पे निर्माण के साथ वी जुड़ा, यानी कि उसका विशाल रूप, विख्यात रूप, ये सब जो है वी आपको यहाँ पे दिख रहा है, उपसर्ग। तो विनिर्माण में हम चीजों को क्या है, डायनेमिक बना देते हैं, है ना। अब जैसे विनिर्माण के आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लौह व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण में एक सुई से लेकर रॉकेट तक जो बन रहा है, ये सब किसका भाग है? ये सब आपके विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का भाग है। आज अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो आप देख पाएंगे कि हमारे घरों तक जो कुछ भी आ रहा है वो विनिर्माण के ही स्तंभों पे टिका हुआ है ना, चाहे वो किसी प्रकार से हो। ठीक, तो अब यहाँ पे विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी द्वारा, पुराने साधनों द्वारा किया या पुराने साधनों द्वारा भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम नवीनीकरण का सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हाथ से सिला हुआ कपड़ा भी विनिर्माण का ही भाग आएगा। ठीक है, हाँ।
विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अभी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इस देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को भी लिया जाता है। यानी कि विनिर्माण या विनिर्माण कर्ताओं को हम बहुत जटिल रूप से जोड़ पाएं यह संभव तो नहीं है, लेकिन यदि हम किसी भी चीज को थोड़े भी यंत्रों का इस्तेमाल करके उसके रूप को बदल देते हैं तो वो भी विनिर्माण है। जैसे कि बांस की फट्टी है ना, बांस की फट्टी से यदि हम डाला और सूप बनाते हैं, घरों में बनाती हैं औरतें, या लकड़ियों या जो पत्ते होते हैं उससे पत्तल का निर्माण करती हैं, सिर्फ क्या टाका लगाकर, उसमें कोई यंत्र का तो आवश्यकता है नहीं। तो पत्तों से पत्तल का निर्माण भी जो है वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, वो भी विनिर्माण की ही श्रेणी में गिना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कारक है विनिर्माण, यानी कि अब जो बड़े स्तर के विनिर्माण प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनके होने की स्थिति के कारक हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग के एस्टैब्लिशमेंट को देखा जाए। तो जब आप 11th क्लास का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो एक सवाल पूछा जाता है एनसीईआरटी में कि व्हाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज इंस्टिगेटेड और हैपेंड इन ब्रिटेन फर्स्टली, यानी ब्रिटेन ही ऐसा वो जगह क्यों था, या ग्रेट ब्रिटेन ही ऐसा वो जगह क्यों था जिसमें सबसे पहले औद्योगिक क्रांति को हम देख पाते हैं। तो उस औद्योगिक क्रांति के सबसे पहले होने के कारक जो थे ना वहां पे, वो सारे मिल गए। अब हम यदि मैप में देखें विश्व के, तो ग्रेट ब्रिटेन इस तरीके से एक द्वीप है, ठीक है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ यूनाइटेड किंगडम को जोड़ दें तो ये पूरा एक द्वीप है। और यह द्वीप प्रणाली जो है कैसी है, तो इसके आसपास समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। ये समुद्री क्षेत्र परिवहन एवं संचार के अभिगम्यता को पूरा ही क्या करता है, हेल्प करता है ना। उसके बाद क्या है, बाजार की अभिगम्यता। तो यूनाइटेड किंगडम सबसे विकसित देशों का एक समूह है जहां पे बाजार जो है वो आपको मिलेंगे। कच्चे माल की प्राप्ति, आपको पता है कि यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि खेती जो है वो बहुत अच्छी है, तो कच्चे माल की अभिगम्यता थी। श्रम आपूर्ति, लेबरर्स को लाया गया था वहां पर। शक्ति के साधनों की अभिगम्यता, आपको पता है वहां पे दोनों इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है। उसके बाद सरकार की नीति वहां पे अच्छी है। समूहन अर्थव्यवस्था अभिगम्यता, यानी कि उद्योगों के बीच भी जो था एक यूनियन था। इन सब कारणों ने वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फलने फूलने के लिए कह सकते हैं आप एक प्लेटफॉर्म दिया। तो इन कारणों को थोड़ा विस्तार से हम लोग देखते हैं। बाकी एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे अपनी, तो वहां पे आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, पहला है बाजार तक अभिगम्यता, यानी कहीं पे भी यदि हम विनिर्माण के प्लांट को खोल रहे हैं ना, तो उस प्लांट से बाजार तक की दूरी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामान को पहुंचने में कोई दिक्कत हो या सामान खराब हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए बाजार तक की अभिगम्यता की इसको सुनिश्चित करके ही कहीं पर विनिर्माण के प्लांट का निर्माण किया जाता है। अब जैसे हम सबसे जल्दी किस प्रोडक्ट्स को बाजार पहुंचने की आवश्यकता होती है, दूध को, फलों को, सब्जियों को, फूलों को, क्योंकि वो जल्दी खराब होते हैं, होता है ना कि वो जल्दी खराब होते हैं। और इस तरीके से आपको एक प्रणाली देखने को मिलती है ट्रक फार्मिंग, है ना। ट्रक फार्मिंग क्या है, तो आपको दिखेगा ट्रकों पे लदा हुआ फूल, फल, सब्जियां, यानी ऐसा लगेगा मानो कि ट्रकों पर ही खेत उगा दिया गया हो। तो उसको लोडिंग कैसे किया जाता है, अगर लंबी दूरी पे है तो मिट्टी के परतों में पानी के छिड़काव के साथ ही फलों को डाला जाता है कि वो खराब ना हो। उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है दूध के लिए, तो उसके जो टैंकर्स होते हैं वो फ्रिज लगाए जाते हैं उसमें, है ना, ताकि 48 घंटे की दूरी को तय करना जो है, नए अभी दूध निकला है उसके लिए दिक्कत ना हो। और क्या है, तो
परिवहन एवं संचार की सुविधाएं जो हैं वो भी सुनिश्चित की जाती है कि जो रोड्स हैं, रेल्स हैं, वो बहुत अच्छे से बनी हुई हो, जिससे कि तुरंत ओवर द नाइट दूध जो है अपने डेयरी फार्म से, अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच जाए। ठीक, अब दूसरा है कच्चे माल की प्राप्ति की अभिगम्यता। अब जैसे हम लोग बात करें कि झारखंड में स्टील फैक्ट्री बोकारो में ही क्यों लगाई गई, जिसके पहले पीछे का कारण है कि वहां पे स्टील के लिए एल्युमिनियम और लोहा दोनों का जो खदान है उसके आसपास ही है। तो खदान की उपलब्धता से क्या होगा, कच्चे माल की प्राप्ति बोकारो स्टील प्लांट को मिली, जिस कारण से वहां पे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाई जा सकी। श्रम आपूर्ति, ऐसी जगह जहां पे लोग ही नहीं है, जहां पे लेबरर्स ही नहीं है, वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आप खोल लें तो उससे क्या होगा, उससे आपका निर्माण जो है उसके एक कारण को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। शक्ति के साधनों की अभिगम्यता, शक्ति यानी ऊर्जा, हमें चाहिए होगा बिजली, हमें चाहिए होगा पानी, तो इन सारे शक्ति के संसाधनों को भी देखा जाता है कि कहाँ पे ऐसे प्लांट्स खोले जाएं कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल सके, वाटर मिल सके आसानी से। फिर परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, यहाँ पे ये 2 बार हो गया है। हाँ, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, सरकारी नीति, समूहन अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए या इकोनॉमिक फ्रंट्स कैसे काम करने चाहिए सरकार के। तो आपको पता होगा कि जब 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, उसके पहले भारत में जो फैक्ट्रीज को लेकर नीतियां थी, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नीतियां थी, वो लाइसेंस राज पे डिपेंड करती थी, यानी कि आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी, जिसके कारण हमारे जो वित्त मंत्री थे उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको ये समझ में आया कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो लैग रह गया, पीछे रह गया, क्योंकि जबकि प्रक्रिया इतनी जटिल है तो लोग इस केंद्र में आना नहीं चाहते थे। और इसीलिए आप देखिएगा कि भारत में सर्विस सेक्टर का जो है एक बहुत बड़ा वास्ट चैनल आपको देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग का चैनल आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज उस एक दौरान, उस एक कालखंड में सरकार की नीतियां जो थी वो थोड़ी सी जटिल थी, तो उसको फिर खत्म किया गया और उसके बाद वहां पे बहुत लूज लाइसेंसिंग को प्रमोट किया गया, जिससे कि बाहर की विदेशी कंपनियां भी आए और भारत में निवेश करके भारत के मैन्युफैक्चरिंग तंत्र को दुरुस्त करें। ठीक, तो ये सारे कारक हैं विनिर्माण के, जिससे कि कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डाला जा सकता है। ठीक है, 2 मिनट का और ब्रेक ले रही हूँ, फिर हम लोग दोबारा क्लास शुरू करेंगे।
चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। और इसमें भी बहुत सारे आधारभूत जो वर्गीकरण के आधार हैं उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला वर्गीकरण जो किया गया है ना, वो आकार के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, आकार के कंटेक्स्ट में किया गया है। तो क्या है इसमें, आकार को देखने के बहुत सारे आयाम हैं। पूंजी है, कितनी पूंजी या कितना लागत लगा है उस इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद निवेश कितना किया गया है उस उद्योग में। निवेश कितना है। ठीक है, श्रमिकों की संख्या क्या हजारों में है या सिर्फ 4-5 श्रमिक हैं, तो उस आधार पर भी देखा जाता है कि वो कितनी बड़ी है। उत्पादन कितना है। अब जाहिर सी बात है यदि श्रमिकों की संख्या ज्यादा है, लेबर फोर्स ज्यादा है, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो दोनों में रिलेटिविटी है ना। तो उसमें भी 3 श्रेणियों में है। एक है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पे कुटीर उद्योग को अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति के पहले के इतिहास को देखें उद्योग के बारे में, तो कुटीर उद्योग ही तो था। घरों में ही लोग सिलाई बुनाई कढ़ाई किया करते थे, घरों में ही अपनी आवश्यकता की चीजें बना लिया करते थे, चाहे वो चक्के बना रहे हों, हथियार बना रहे हों, बैलगाड़ी बना रहे हों, ये सब घरों में ही लोग 3-4 लोग मिलकर बढ़ी जो है वो फर्नीचर कुर्सियां बना रहा है, मेज बना रहा है, या शिल्पकार जो है मूर्तियां बना रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो मिट्टी के कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, लोहार लोहे के बर्तन बना रहे हैं। तो ये सब घरों में ही अपने वो क्रिएट करते थे विद इन दी हाउस, और उनका परिवार भी उसी में जुटा रहता था। तो कुटीर उद्योग का एक आप प्रारूप देख सकते हैं। जब औद्योगिक क्रांति ने इसको एक जटिल उद्योग सिस्टम ना बनाया था, तब घरों में ही उद्योग जो था वो चला करता था। आज भी भारत का कुटीर उद्योग क्या है, बनारसी साड़ियां। अगर आप बनारस के माऊ के जिले में जाएं तो घरों में ही लोग कुटीर उद्योग में ही सम्मिलित हैं, क्योंकि घरों में ही लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिलाई या कढ़ाई या बुनाई कर रहे हैं बनारसी साड़ी की। ठीक है, कुटीर उद्योग का एक और जो हमें प्रारूप देखने को मिलता है, असम में बम्बू यानी कि बांसों से बनाई गई डाली, टोकरे, कह सकते हैं आप गुलाब दस्ते, ये सब घरों में ही लोग बना रहे हैं। कश्मीर में जो पश्मीना बनाया जाता है वो भी हमारे भारत का कुटीर उद्योग का भाग है। और ये कुटीर उद्योग ने ही भारत को क्या किया, चरखा, जो कि महात्मा गांधी के किसका, नॉन कॉपरेशन सविनय, नहीं हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो था वो एक पार्ट था। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी पार्ट बना। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी कैसे उन्होंने फ्रंट किया, तो उन्होंने कहा कि हम जितने भी विदेशी सामान है जो विदेशी उद्योगों से बनकर भारत में आ रहे हैं उसका बहिष्कार करेंगे, और भारत में ही हम अपने घरों में पुनः कुटीर उद्योग को क्या करेंगे, सजीव करेंगे। तो घर घर में चरखा चलाना, घर घर में अपने कपड़े को खुद ही बीनना बनाने का जो फिर से क्रांति जो था उसको इंस्टॉल करने का काम किया था महात्मा गांधी ने, वो स्वदेशी आंदोलन को कह सकते हैं आपकी पुनः एक जीवंत प्रारूप देते हुए। ठीक है, उसके बाद आपका हाँ, कपड़ा, चादर, फर्नीचर, बर्तन इत्यादि जो है भारत में कुटीर उद्योग का एक भाग आज भी देखने को मिलता है। छोटे पैमाने के उद्योग तकनीक एवं निर्माण स्थल तथा उत्पादन में थोड़ा ज्यादा इन्हें कुटीर उद्योग से अलग बनाता है। भारत में लघु उद्योग रोजगार एक बड़ा स्रोत है। भारत में हर किसी के पास इतनी क्षमता नहीं कि वो बड़ी इंडस्ट्रीज का निर्माण करे, तो वो छोटी इंडस्ट्रीज का निर्माण करते हैं, है ना। छोटी इंडस्ट्रीज जो है उसमें कम लोग होते हैं, उत्पादन भी हो सकता है कम हो,
लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं आप एक रीढ़ का हड्डी बना हुआ है। ये कैसे कुटीर उद्योग से अलग है? तो कुटीर उद्योग में क्या है, इसमें जो है वो घरों के भीतर ही जो इंडस्ट्री चल रही है। छोटे पैमाने के उद्योग में एक प्रॉपर इंडस्ट्री मैकेनिज्म शुरू हो जाता है कि लोगों को हायर करते हैं, नौकरी दे रहे हैं उस इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन के लिए काम हो रहा है, टारगेट्स हो रहे हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर। और उसके बाद है आपका बड़े पैमाने का उद्योग। तो बड़े पैमाने का उद्योग विशाल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उपभोक्ता को संगठित करते हैं, जैसे कि एप्पल, जैसे कि आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जैसे आपका हो गया BMW, ठीक है, जैसे महिंद्रा, फोर्ड्स, ये सब एक बड़े पैमाने के उद्योग हैं जो कि जिनके कंज्यूमर्स, बायर्स, उपभोक्ता जो है समूचे विश्व में आपको देखने को मिलते हैं, और जिनका प्रोडक्शन भी, जिनका चैनल डायमेंशन जो बहुत बड़े बड़े विख्यात ब्रांचेस बनाकर विश्व के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं। तो ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। किसके? हमने आकार के आधार पर पहला वर्गीकरण देख लिया, ठीक है। अब दूसरा वर्गीकरण है कच्चे माल पर आधारित, है ना, क्योंकि अब इसको भी वर्गीकरण करेंगे कि इंडस्ट्री से कितने टाइप्स हैं, रॉ मटेरियल के आधार पर। तो पहला इंडस्ट्री का टाइप है कृषि आधारित, यानी कृषि से जो जुड़ा हुआ इंडस्ट्री हो, जिसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आपका दूध संबंधी, ठीक है, उसमें और क्या हो जाएगा कृषि इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री यानी खाद्य उद्योग, जिसमें आपका क्या क्या बन रहा है, बिस्किट्स बन रहे हैं, चिप्स बन रहे हैं, है ना, और मिक्सचर्स बन रहे हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो ये आपके खाद्य उद्योग जो है वो कृषि आधारित हैं, ठीक है। और कृषि आधारित क्या हो सकता है, शहद बन रहा है ना, मखाने बन रहे हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स का कुछ कह सकते हैं आप सम्मिलित, आज का पैकेजिंग कल्चर में आ गया है, कुछ कुछ बन रहा है। तो ये जितने भी कृषि से निकल कर आ रही हैं चीजें वो कृषि आधारित हैं। खनिज आधारित, लोहा, सोना, हीरा, स्टील, तांबा, ये सब जो है वो खनिज आधारित उद्योग में है। रसायन आधारित, यूरिया, दवाइयां, तेजाब, ये सब रसायन आधारित हैं, ठीक है। इसमें सर्फ, साबुन, ये सब है। वनों पर आधारित, दवाइयां, रबड़, है ना। खनिज आधारित आपका क्या है, आपका तेल है, पेट्रोल, पेट्रोल के साथ पेट्रो इंडस्ट्री। तो आप आयाम जोड़िए कि कितने सारे हैं कच्चे माल आधारित। पशु आधारित, पशु आधारित चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, दवाइयां, है ना। उसके बाद बीफ, अंडा इत्यादि। तो ये कच्चे माल पे आधारित आपके उद्योग हैं। फिर यहाँ पे एक और कह सकते हैं आप उत्पादन, उत्पाद आधारित उद्योग, यानी ऐसे उत्पादन जिसका पुनः उपयोग है किसी और उत्पादन के उद्योग में, जैसे लोहा। अब लोहे को भी एक फैक्ट्री में ही बनाया जाए, लेकिन इस लोहे से बनी मशीनों का जो है रिक्वायरमेंट किसी अन्य फैक्ट्री में है, किसी अन्य उत्पादन के लिए। तो क्या है, इंडस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज, उत्पादन, उत्पाद आधारित उद्योग, जिसमें कि लोहा, एल्युमिनियम, स्टील, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, उत्पादन के ऐसे वस्तु जो पुनः उत्पादन में ही उपयोग हो, ये भी एक उद्योग की अपनी प्रणाली है, ठीक है। लास्ट है आपका स्वामित्व आधारित,
यानी कि जो आपका उद्योग है उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ कह सकते हैं शेयर होल्डिंग किसके पास है, कौन उसको चला रहा है। तो 3 प्रकार से है। भारत में क्या है, भारत में इनका मिश्रण है। संयुक्त क्षेत्र में इंडस्ट्री चलाई जाती हैं, कुछ सार्वजनिक भी हैं, कुछ जो है वह निजी भी हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसे उद्योग होते हैं जिसका नियंत्रण जो है वो सरकार के पास हो, और वो समाजवादी राष्ट्र में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि भारत की इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, दोनों का सही तरह से रूपांतरण और बैलेंस भारत की अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। तो भारत में क्या कौन कौन सी इंडस्ट्री सार्वजनिक है, रेलवे, इसका कुछ हिस्सा जो है अब प्राइवेटाइज हो रहा है, पूंजीवादी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेलवेज है, ठीक है, और बीएसएनएल, और क्या है एलपीजी, एलआईसी, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो सोशल इंडस्ट्रीज हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में है, जिसकी फंडिंग देखरेख जो है वो सरकार द्वारा की जाती है। निजी क्षेत्र में भारत में क्या है, निजी क्षेत्र में है आपका महिंद्रा, जिसका नियंत्रण समूचे किसी एक व्यक्ति या निवेशकों पर आधारित होता है। ठीक है, और निवेशक यदि हाथ खड़ा कर लें तो वो निजी इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। एग्जाम्पल सहारा। सहारा कोलैप्स हो गई ना, क्यों? क्योंकि निवेशकों का पैसा इसमें से डूब गया। और कौन सी इंडस्ट्री है निजी में? रिलायंस, भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, टाटा, बिरला, ये सारी निजी निवेशकों की इंडस्ट्रीज हैं। फिर संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र में यानी कुछ पैसा सरकार लगाती है, कुछ पैसा निजी निवेशक सम्मिलित होकर लगाते हैं, और जो कि सार्वजनिक एवं निजी इकाइयों के संयुक्त हो। जैसे भारत में पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिसमें कोल इंडिया है, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल है, ठीक है, एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन। तो ये सारे संयुक्त क्षेत्र के कह सकते हैं आप कि स्वामित्व आधारित उद्योग हैं, जिसमें कि निजी निवेशक भी अपना पैसा लगा रहे हैं और सार्वजनिक रूप से लोगों का टैक्स का पैसा भी लगा होता है। तो ये स्वामित्व आधारित आपके उद्योग हैं। ठीक है, तो आज हमने प्राथमिकी और द्वितीयक प्रक्रियाएं या क्रियाओं को थोड़े अच्छे ढंग से समझ लिया। कल हम सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे और क्वॉटरनरी और क्यूनरी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। कल ये बात करने के बाद ही हम लोग संचार और परिवहन को भी जान लेंगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर में ही आपका परिवहन और संचार आता है। और भारत में अगर आप कुल जीडीपी को देखें तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग जो है आपका टर्शरी सेक्टर जो है वो देता है भारत की जीडीपी को। भारत में कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी एक बहुत बड़ी मैकेनिज्म जो है वो फैला रखी है, ठीक है, जिसने कि दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को एक आउटसोर्सिंग का प्लेटफॉर्म दिया है, जो भारत के लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो ये सब हम कल की क्लास में थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है भारत और विश्व के संसाधन वितरण पर बात करेंगे।